में हम ये जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट किया था और कैसे इंडिया में नेशनलिज्म जो था, वो जो कंसेप्ट था कंप्लीट नेशनलिज्म का, एग्जिस्टेंस में आया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो इन इंडिया नेशनलिज्म इज कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब जैसे कि हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या पढ़ा था, वहां पे क्या सिस्टम था, नेशनलिज्म क्यों आ रहा था, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, लिबर्टी चाहिए थी, मोनार्कियल सिस्टम से आजादी चाहिए थी। बट जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनलिज्म का जो मतलब निकल के आता है वो था कि ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करना जो कि एंटी कॉलोनियल हो। बेसिकली अगर आप यहाँ इमेज में देखें तो आपको क्या दिखाया गया है, इंडिया का जो ये पूरा मैप है इसको ब्रिटिश फ्लैग के साथ हमने कवर अप दिखाया है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर जो था अपना पूरा रूल एस्टैब्लिश कर चुका था, तो अपने आप को इस कॉलोनियल रूल से फ्री करने के लिए जो मूवमेंट इंडिया में चले उसे हम नेशनलिज्म इन इंडिया कहते हैं। तो अब जैसा कि हमने टाइटल में ही बात की है आपके साथ कि वर्ल्ड वॉर वन जो था उसके कुछ इम्पैक्ट्स पड़े थे इंडिया पे भी। तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हुआ गया था, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी। अब ये जो डिस्ट्रक्शन थी इसमें सिर्फ इतना ही नहीं था कि लोगों की जानें गई थी या बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ था, बल्कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा बुरे थे, क्योंकि ना तो इनकम बची थी लोगों के पास किसी तरह की और ना ही उनके पास कोई फर्दर अच्छे सोर्सेज बचे थे अपने लाइवलीहुड के लिए। तो अब जब ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ उसके बाद हुआ क्या, पहले तो ये जान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ये पूरे 4 साल चला। ये 1914 से स्टार्ट होके 1918 में जाके एंड हुआ था। अब इसकी वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन था ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो आपको पता कि जब आप किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वहां पे आपके खर्चे जो हैं, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि जब इनको लगा कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उसको फाइनेंस अप करने के लिए इन्होंने क्या किया, टैक्सेस और ड्यूटीज को बढ़ा दिया। यानी जितने भी यहाँ पे इंडिया में पीजेंट्स थे या जो भी लोग जिनसे ये अपने टैक्सेस, ड्यूटीज और रेवेन्यूज जो डिराइव किया करते थे उसको इन्होंने कर दिया इंक्रीज। रीजन इज कि इनको अपने जो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर थे इनको क्या करना था, फाइनेंस अप करना था। अच्छा, इस दौरान सिर्फ इतना ही नहीं था कि सिर्फ टैक्सेस और ड्यूटीज ही बढ़ गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स और भी आ रही थी। जैसे कि वॉरियर्स के दौरान ना जितने भी गुड्स थे उनके जो प्राइजेस थे ना वो हो गए डबल। तो यानी यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है, एक, लोगों को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही है, दूसरा उनके ऊपर टैक्सेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, एंड नॉट ओनली दिस, इतनी ज्यादा यहाँ पे जो हमारे आम इंडिया के लोग थे उनके लिए इतनी हार्डशिप्स बढ़ गई थी जिन्हें कि बियर कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक और कारण भी था लोगों के गुस्से का, वो ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी ब्रिटिश आर्मी के लिए ना फोर्सफुली इंडियंस को रिक्रूट करने लगे थे, बिकॉज दे वर पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर वन। अब जब आप किसी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे होते ना सिर्फ आपको वहां पे आर्मामेंट्स की जरूरत होती है बल्कि आपको एक अपनी पूरी मैन पावर भी चाहिए। तो इंडियंस को जबरदस्ती क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। अब जब ये सारी हार्डशिप्स चल रही थी उस दौरान एक दिक्कत और सामने आई, वो ये थी कि 1918 के दौरान सिचुएशन जो थी वो और वर्सन अप हो गई। रीजन क्या हुआ, देयर वॉज अ फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड फूड शॉर्टेज। मतलब इंडिया के बहुत से हिस्सों में ना फसलें जो थी वो खराब हो गई, क्रॉप्स जो थी वो उगी नहीं पाई ढंग से, और वहां पे पूरे इंडिया में क्या कह सकते हैं आप, फूड शॉर्टेज की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो गई थी, एंड साथ ही साथ एपिडेमिक्स भी हो गए थे। तो इस तरह की जब सिचुएशन चल रही है, जब आपको पता है आप पे टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, जो प्राइजेस है चीजों के वो भी बढ़ चुके हैं पहले से ही, ऊपर से फूड शॉर्टेज भी आ गई है, रीजन है इसके क्रॉप फेलियर हो गया। तो ऐसे टाइम में ना दिक्कतें जो थी ये बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी आम लोगों के लिए। एंड जैसा कि हमने कहा कि एपिडेमिक हो गया था, इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी थी जो फैल गई थी, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी। एंड इवन अगर हम सेंसस की बात करें, सेंसस होता है कि जब हम अपनी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, तो 1921 के दौरान जो सेंसस हुआ था उसमें ये बात निकल के आई थी कि डिफरेंट फेमाइंस और एपिडेमिक्स की वजह से करीब 12 से 13 मिलियन लोग जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी।
अब इन सब चीजों के दौरान ना जो इंडिया के लोग थे उनका ये मानना था, उनकी एक ये होप थी कि शायद जिस दिन ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाएगी, हमारी जो हार्डशिप्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। पर ऐसा कभी हुआ नहीं और इन सब चीजों की वजह से ना लोगों में गुस्सा बढ़ता ही चला गया एंड इट रिजल्टेड इनटू स्ट्रगल। सो बेसिकली व्हाट पीपल डिसाइड वाज कि अब हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि रीजन क्या है, एक हमारे हार्डशिप्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि फेमाइन से एपिडेमिक्स थे और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें हेल्प तो कोई मिल नहीं रही थी। रादर हो क्या रहा था, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया था और फिर जबरदस्ती आर्मी में लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। अब इतनी सारी सिचुएशंस में ना लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब अपना स्ट्रगल शुरू कर देंगे। अब जब ये सारा सीन चल रहा था उस दौरान अ न्यू लीडर इमर्ज्ड ऑन द सीन। तो अब आप जिन्हें इमेज में देख रहे हैं यानी महात्मा गांधी, ये एक न्यू लीडर के तौर पे इमर्ज हुए। ये एक आप कह सकते हैं रे ऑफ होप नजर आए उस दौरान लोगों को। अब अगर महात्मा गांधी की बात करें, He returned to India from South Africa in January 1915। तो 1915 में ये इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से। अब महात्मा गांधी जो थे इन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल हुई थी साउथ अफ्रीका में। रीजन वाज दिस कि वहां पे ना इन्होंने बहुत पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे और इनका जो ये डेमोन्स्ट्रेशन था किस चीज के अगेंस्ट था, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, देखिए साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं कि ब्लैक पीपल रहते हैं, बट वहां पे जब व्हाइट्स ने आके अपना एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया तो वो ब्लैक्स के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे। तो गांधी जी ने बेसिकली क्या किया, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट किया। उन्होंने वहां पे पीसफुल मैनर में अपना फाइट किया था और उस पीसफुल मैनर को किस नाम से जाना जाता है, सत्याग्रह के नाम से उसको जाना जाता है। अब ये सत्याग्रह वर्ड जो हम ये यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने सच के लिए लड़ रहे हैं मगर पीसफुली लड़ रहे हैं। तो अभी जो आइडिया था सत्याग्रह का, ये बेसिकली था क्या, वेल सत्याग्रह की अगर बात करें तो एम्फोसिस वाज लेड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ, यानी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। एंड गांधी जी ने किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस किया कि नॉन वायलेंस और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ही हम अपने सच को लोगों के सामने लेके जाएंगे और अपनी समस्याओं से हमें निदान हम पालेंगे। गांधी जी का बेसिकली ये मानना था कि जब भी आप अपने लिए कोई लड़ाई लड़ते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि हमें वहां पे फिजिकल फोर्स को अप्लाई करना है। उनका ये मानना था कि अगर आप अपने ऑप्रेसर को ये चीज के लिए कन्विंस कर लेते हैं कि जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हैं वो सही है और आप उसे वो ट्रूथ एक्सेप्ट करने पे कन्विंस कर लेते हैं, तो चीजें जो है वो नॉन वायलेंस और पीसफुल मैनर में भी सॉल्व की जा सकती हैं। तो जब ये 1915 में इंडिया आए तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग सत्याग्रह मूवमेंट जो थी कैरी की। जैसे कि इन्होंने सत्याग्रह किया था चंपारण में और खेड़ा में। तो ये जो दोनों सत्याग्रह इन्होंने किए थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। वेल चंपारण में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। बेसिकली चंपारण के बारे में अगर बात करें तो ये बिहार में पड़ता था एरिया, और यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि जितने भी इंडिगो प्लांटर्स थे, इंडिगो कहा जाता है नील को। जो ये नील की फोटो आपको दिखाई गई है, जो इमेज दिखाई गई है, इसका बेसिकली यूसेज क्या था कि कपड़े को डाई करने के लिए ये यूज किया जाता था। एक प्लांट होता है जिसको ग्रो किया जाता है जिससे कि ये पाउडर डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जितने भी इंडिगो प्लांटर्स होते थे, जो पेजेंट्स होते थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। रीजन वाज कि एक, इंडिगो प्लांटेशन में उनको बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी। दूसरा, उनको फोर्स किया जाता था जबरदस्ती कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बना लिए गए थे तो उनको फोर्स किया जाता था कि आपको ये ग्रो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया था। तो यानी एक नेवर एंडिंग लोन साइकिल भी उनके ऊपर आ चुका था। तो अब गांधी जी ने बेसिकली क्या किया था कि व्हेन ही वेंट टू चंपारण, तो इन्होंने एक प्रॉपर, एक कह सकते हैं पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन यानी सत्याग्रह कैरी किया और लोगों को इस प्रॉब्लम से निजात दिला दी थी। अब नेक्स्ट व्हाट ही डिड वाज 1918 में इन्होंने किया खेड़ा सत्याग्रह। अभी जो खेड़ा जगह है ये कहाँ पे है, इट इज इन गुजरात।
अब यहाँ पे सिचुएशन क्या थी कि क्रॉप फेलियर हो गया था। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिचुएशन वहां पे खराब हो रही थी इंडिया में, तो यहाँ पे क्या हो गया कि क्रॉप फेलियर हो गया, जिसकी वजह से जो किसान लोग थे या जो पेजेंट्स थे ये टैक्स नहीं भर पा रहे थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो इन किसानों से इनका जो लैंड था उसे कन्फिस्केट करने लग गए। मीन्स कि उनसे उनकी लैंड जो थी वो छीनी जाने लग गई। रीजन इज कि आप तो टैक्स दे नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये सत्याग्रह हुआ था ये इस चीज के लिए था कि बिकॉज क्रॉप फेलियर हो गया तो गवर्नमेंट को हमें कुछ रिलीफ देना चाहिए और हमारा जो लैंड है उसे आप कन्फिस्केट ना करें। तो ये जो 2 सत्याग्रह थे ना ये बहुत ही सक्सेसफुली कैरी किए गए थे, जिसमें कि इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। और इन्हीं 2 सत्याग्रह की वजह से और प्लस जो साउथ अफ्रीका में सक्सेस हासिल हुई थी गांधी जी को, तो उससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिला था और इस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही प्रपोज्ड टू लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो अब ये रॉलेट एक्ट क्या था इसके बारे में भी जान लेते हैं। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट जो था ये हुआ था 1919 में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी 1919 में विच इज नोन एज रॉलेट एक्ट। अब इस एक्ट में चीजें क्या थी, जैसे कि द एक्ट गेव इमेंस पावर टू द गवर्नमेंट, यानी एक बहुत इमेंस पावर जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी गई थी, जिसमें क्या किया जाता था कि एनी पॉलिटिकल लीडर कुड बी डिटेन्ड फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। तो यानी कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो इंडिया के लिए फाइट कर रहा है आप उन्हें डिटेन कर सकते हैं, नजरबंद कर सकते हैं पूरे 2 साल के लिए, वो भी किसी प्रकार के ट्रायल के बिना। तो यानी ना तो कोई अभी केस चला है ना ही उनका कोई आप कह सकते हैं कि पक्ष सुना गया है, बट द थिंग इज दिस कि उन्हें डिटेन कर दिया जाता था। तो अब जब गांधी जी ने ये फैसला लिया कि हम सत्याग्रह करेंगे अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, तो उसके लिए किया क्या गया, वेल रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। अलग अलग जगह बहुत सारी रैलीज की गई, बहुत से वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। और इस दौरान एक चीज ये देखने को मिली थी कि इस सारी अपराइजिंग को रोकने के लिए ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इन्होंने हार्श स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे। ये लोग क्या करने लगे थे, कोई भी लोकल लीडर होता था उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे या फिर लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे। इवन ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी को दिल्ली तक में एंटर करना इन्होंने बैन कर दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर के तौर पे ग्रो हो रहे थे जिनको कि लोग फॉलो कर रहे थे और रैली जैसा कदम उठाने लगे थे। अब इन्हीं चीजों के दौरान एक इवेंट ये हुआ कि 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था अमृतसर में, जहां पर की फायरिंग कर दी गई, तो उसमें कुछ इंडियंस की डेथ हो गई थी। इस चीज से गुस्साए लोगों ने अटैक्स करना शुरू कर दिया बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिसेस पे एंड रेलवे स्टेशंस पे। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि गवर्नमेंट ने उस दौरान एक लॉ जो था वो वहां पे इम्पोज कर दिया, जिसे कहा जाता है मार्शल लॉ। अब ये जो मार्शल लॉ था जब इसे इम्पोज किया गया तो ये एक पूरा मिलिट्री कंट्रोल था जो नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर लगाया जाना था, और इसकी कमांड किसके हाथ में दी गई, जनरल डायर। तो इन्हीं सब टाइम पीरियड के दौरान जबकि जनरल डायर के हाथ में ये कमांड आ गई थी कि वो मार्शल लॉ जो था उसे इम्पोज कर सकते थे, उस दौरान क्या हुआ, अमृतसर में ही कुछ लोगों ने गैदरिंग की थी जलियांवाला बाग में। सो ऑल दिस हैपेंड ऑन 13th अप्रैल 1919। उस दिन बैसाखी का दिन था जो कि पंजाब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, और लोग जो थे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रखे थे, जहां पे कि जनरल डायर आ गए और उन्होंने क्या कर दिया था, फायरिंग कर दी थी, विच रिजल्टेड इनटू जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, एज आई हैव सेड, ये कब हुआ था, इट हैपेंड इन 1919, डेट वाज 13th अप्रैल, जिस दिन की कुछ लोग जो थे वो एक गैदरिंग थी वहां पे, वो एक फेस्टिवल के लिए इकट्ठे हो रखे थे। तो यहाँ पे जनरल डायर ने बेसिकली क्या किया कि जब ये मेला लगा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, जो एग्जिट डोर था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, एंड ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन द क्राउड, व्हिच रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग मेन, विमेन, चिल्ड्रन। एंड ये जो पूरा एक मैसेकर हुआ था, इसने बहुत ज्यादा एक डर पैदा कर दिया था। इवन ये भी कहा जाता है कि डायर का बेसिकली मेन मकसद ही यही था कि उसे लोगों के मन में एक टेरर क्रिएट करना था। जब जलियांवाला बाग मैसेकर की न्यूज जो थी पूरे इंडिया में फैली, तो उस वजह से क्या हुआ, लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया
एंड व्हाट दे डिड वाज देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग थे बहुत ज्यादा गुस्से में उतर आए, वो लोग जगह जगह स्ट्राइक्स करने लगे, उनके पुलिस के साथ भी बहुत ज्यादा झड़पें होने लगी और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी अटैक किया। अब इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पुलिस ने क्या करना शुरू कर दिया? द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। अब जो लोग थे उन्हें क्या किया जाता था? उन्हें बहुत ब्रूटली ट्रीट किया जाता था, उन्हें बहुत ज्यादा फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा। जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गई थी, तो वो कुछ इस तरह की चीजें करने लग गए थे लोगों के साथ जिसमें कि वो नेशनलिस्ट को ह्यूमिलिएट कर सके, उन्हें इंसल्ट कर सके। तो उसके लिए उन्हें फोर्स किया जाता था कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्रॉल करना पड़ेगा स्ट्रीट्स पे, या आपको रब करना पड़ेगा अपना नोज ऑन द स्ट्रीट। इस तरह की चीजें करके वो लोगों को बेसिकली क्या कर रहे थे? मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ तक कि पंजाब रीजन के कुछ गांवों में ये भी देखने को मिला था कि जो लोग थे उनको बहुत बुरी तरह मारा जाता था, उनको बहुत तंग परेशान किया जाता था। तो इस तरह की वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, यानी उसको बंद करने के लिए भी कह दिया था। अब रॉलेट सत्याग्रह हालांकि एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी, बट इसमें भी हमने ये चीज देखी कि रिस्ट्रिक्टेड थी कुछ पर्टिकुलर एरियाज तक, जैसे कि ये सिर्फ सिटीज तक या टाउन्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी, अभी पूरी तरह से वाइड स्प्रेड नहीं हो पाई थी। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी को लगा कि देयर वॉज अ नीड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि उनका मानना था कि इन ऑर्डर टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, ये जरूरी था कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो उनके आपसी डिफरेंसेस थे उनको भूल जाएं, यूनाइट अप हो जाएं और इंडिया के लिए काम करें। तो ये तभी पॉसिबल था कि हम क्या करें? खिलाफत इशू को भी साथ लेके चले। अभी जो खिलाफत इशू था ये बेसिकली था क्या, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ओटोमन टर्की वॉज डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर 1। अब ये ओटोमन टर्की बेसिकली क्या था? आपको चैप्टर 1 की वीडियोस में भी बताया गया कि ओटोमन एक पूरा एम्पायर था, एक मुस्लिम एम्पायर था जिसमें कुछ एरियाज कवर होते थे जैसे कि ग्रीस, रोमेनिया, अल्बेनिया। सो बेसिकली ओटोमन टर्की जो था इसको हरा दिया गया वर्ल्ड वॉर 1 में, और वहां पे हुआ क्या था? एक बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन की गई थी खलीफा के साथ। जो किंग था वहां का उसे खलीफा कहा जाता था, जो कि बेसिकली मुस्लिम्स के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर था। तो जब उनके साथ एक हार्श ट्रीटी साइन की गई तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके मन में एक बहुत ज्यादा गुस्सा था, रोष था इसके खिलाफ, क्योंकि खलीफा को बहुत ज्यादा तंग परेशान किया गया था इस ट्रीटी के थ्रू। तो जितने भी मुस्लिम्स थे, जैसे कि इंडियन मुस्लिम्स जो थे, वो क्या करने लगे? वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए एंड एक खिलाफत कमेटी थी जो कि फॉर्म अप की गई थी 1919 में। कहां पे? बॉम्बे में। अब इसे फॉर्म अप करने वाले बेसिकली दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो इस कमेटी के थ्रू इनकी बेसिक एम क्या था कि हम ब्रिटिशर्स जो है उनके अगेंस्ट जाएंगे, उनको बताएंगे कि जो आप कर रहे हैं खलीफा के साथ वो गलत है। इसलिए इन्होंने खिलाफत कमेटी फॉर्म अप कर दी थी सो दैट ये अब ब्रिटिशर्स के टोटली अगेंस्ट हो जाएंगे। तो अब गांधी जी ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, खिलाफत कमेटी को अपने साथ मिला लेते हैं सो दैट एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाएगी, और फिर एक मेजर अटेम्प्ट होगा जिसमें एक प्रॉपर मूवमेंट चलेगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, सो दैट उन्हें ये चीज पता चल सके कि वो इंडियंस के साथ कितना बुरा कर रहे थे। और इसी एम के साथ क्या किया गया था कि 1920 में कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ था। मतलब वहां पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अब हिंदूज और मुस्लिम जो है यूनिफाई होके एक नेशनल मूवमेंट करेंगे, और उसमें क्या होगा कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी जिसमें कि खिलाफत मूवमेंट और स्वराज मूवमेंट को भी साथ में सपोर्ट करना था। सो फाइनली 1920 में ये हुआ कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ लॉन्च किया गया। और क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि बेसिकली गांधी जी की क्या सोच थी, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश राज इंडिया में सिर्फ इस वजह से चल पाया है बिकॉज इंडियंस ने कोऑपरेट किया था। अगर उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया होता तो ब्रिटिश राज कभी भी इंडिया में नहीं चल पाता। अब इस मूवमेंट को मटेरियलाइज करने के लिए गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ स्टेजेस में काम करेंगे। तो जो स्टेजेस थे वो कुछ इस वे में उसको फॉलो किया गया कि पहला तो ये काम था कि जितने भी ब्रिटिश टाइटल्स थे उन्हें सरेंडर कर दिया गया। अब सिस्टम ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि आपको एक टाइटल देती थी
या आपको कोई ऐसा रिकॉग्निशन देती थी आपके किसी काम की वजह से, आपके कोई भी ऐसा आपने कुछ टास्क किया है कुछ जिसकी वजह से कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो एक टाइटल जो था वो आपको सम्मान के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इंडियंस क्या करेंगे, जितने भी उनको टाइटल्स मिले हैं वो सरेंडर कर देंगे। नेक्स्ट क्या किया गया, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस। मतलब कोई भी इंडियन जो है वो सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस का हिस्सा नहीं बनेंगे। थर्ड व्हाट दे डिड वाज बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब देखिए उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी इंडिया में, तो जितने भी कोर्ट्स थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, ये सब किसने स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने ना। तो उन्होंने बोला कि हम अब इन सब चीजों का भी बॉयकॉट कर देंगे। एंड ये तक डिसाइड किया गया कि इन केस गवर्नमेंट जो है उसने रिप्रेशन यूज किया हम पे, हमें तंग परेशान किया, टॉर्चर किया, तो क्या होगा, एक पूरी फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो था वो लॉन्च कर दिया जाएगा। अब अपने इसी एम के साथ महात्मा गांधी और शौकत अली ने क्या किया था कि 1920 के दौरान ना उन्होंने पूरे इंडिया का एक तरह से टूर किया था, जिसमें वो क्या चाह रहे थे, लोगों की सपोर्ट चाहते थे सो दैट एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च की जा सके। अब शुरुआत में क्या चीज देखने में आई थी कि कांग्रेस के बहुत से जो मेंबर्स थे वो इसके लिए रेडी नहीं थे, उनको लगता था कि ये सही नहीं होगा, और वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि हम जो काउंसिल इलेक्शंस थे उसको बॉयकॉट करें, बिकॉज गांधी जी ने ये भी कहा था कि जो काउंसिल इलेक्शन होने जा रहे थे 1920 में ही, हम उसे बॉयकॉट कर देंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उनको लगता था कि नहीं, हमें अभी ये सब नहीं करना चाहिए। बट 1920 के दिसंबर मंथ में क्या हुआ, एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ पे, नागपुर में। तो अब ये जो नागपुर का सेशन हुआ था वहां पे फाइनली एक इस चीज पे वर्कआउट किया गया, लोगों ने बैठ के बातचीत की और एक ये चीज सोची गई कि हाँ, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करते हैं और हम इसे लॉन्च करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि अब ये सही टाइम था कि ब्रिटिश राज को पता चले कि अगर इंडियंस कॉपरेट नहीं करेंगे तो उनका राज भी इंडिया में नहीं चल सकता। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि इंडिया में जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, बिकॉज बहुत सारी हार्डशिप्स जो थी लोगों को बियर करनी पड़ रही थी वर्ल्ड वॉर के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उसकी वजह से। और इसी कारण से जो लोग थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, अपना एक स्ट्रगल बिगिन कर दिया था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हार्डशिप बियर कर रहे थे, प्लस इस तरह के नए लॉज लेके आ रहे थे ब्रिटिशर्स जो कि इंडियंस के खिलाफ थे, उनके लिए सही नहीं थे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो।